जल्दी से बता दीजिए क्या आपको बोर्ड से दिखाई दे रहा है। आज आपको शायद सिर्फ बोर्ड ही दिख रहा होगा क्योंकि आज फ्रेम और कैमरा सेटअप थोड़ा चेंज है। तो क्या आपको दिख रहा है जल्दी से बोर्ड? हाँ जी, कमेंट में लिख दीजिए। और मैं दिख रहा हूँ क्या? दिख रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, सुनाई तो दे ही रहा हूँ, गला से बोल रहा हूँ तो सुन तो रहा ही है ऑफकोर्स। क्योंकि माइक वाला तो है नहीं कि माइक अगर बंद है तो नहीं सुनेगा। माइक लगाया ही नहीं। आप बताइए जी। हाँ, बहुत सही, सबको सुनाई भी दे रहा है, सबको दिखाई भी दे रहा है। तो आज हम मिले हैं बहुत दिनों बाद विद चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, लेक्चर नंबर 10 ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, हमने लेक्चर नंबर 9 में क्या क्या पढ़ा था उससे शुरू करें क्या? लेक्चर मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं बहुत डीप डीप बताऊंगा ना। उसके लिए आपको लेक्चर 9 देखना है। लेक्चर 9 में हमने करा था जूफिली को कवर। जूफिली मतलब एनिमल्स कैसे आपका पॉलिनेशन कर सकते हैं। इसमें हमने देखा था इंसेक्ट्स का केस कि इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कर सकते हैं, उसमें से बीज होती हैं 95 या 80%। सही है, ये चीज हमने देखी थी कि इंसेक्ट्स में बीज ज्यादा होती हैं। फिर हमने देखी थी इसके फ्लावर्स कैसे होंगे। जो फ्लावर्स होंगे वो कलरफुल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, है ना। और उनमें साइज भी उनका बड़ा होगा ताकि वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था जो फ्लावर्स पॉलिनेशन के लिए बीटल्स, बैट्स इनको यूज करते हैं, उनसे खुशबू की जगह, फ्रेग्रेंस की जगह स्मेल आती है, स्मेली ओडोर आता है, गंदी सी खुशबू, मतलब गंदी सी बदबू आती है। क्योंकि ये बीटल्स, बैट्स ये सब गंदगी की तरफ जाते हैं। ठीक है। जैसे कई लोग जीवन में सिर्फ गंदगी देखते हैं, वैसे ये भी जीवन में सिर्फ गंदगी की तरफ जाते हैं। अब ये फिर हमने पढ़ा था प्रोनुबा मॉथ के बारे में। प्रोनुबा मॉथ एंड युक्का प्लांट, इनके बारे में हमने देखा था। इनके बारे में क्या देखा था भाई? हमने देखा था कि ये दोनों आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। अब रिलेशंस तो बोले आजकल बहुत चल रहे हैं, है ना। तो ये वैसे वाला रिलेशन नहीं, ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। इसमें क्या होता था, प्लांट मॉथ को शेल्टर देता था कि तुम अपने एग्स यहाँ पे लेकर सकते हो, तुम्हारे एग्स बिल्कुल सेफ रहेंगे। और मॉथ इसको क्या करता था, इसको पॉलिनेट कर देता था। सिंपल एज दैट। ठीक है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है सिम्बायोटिक रिलेशन में। किसी भी रिलेशन में दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। सही बात है। हाँ, फिर हमने देखा था अबाउट मोनेशियस एंड डाइशियस प्लांट्स। मोनेशियस, डाइशियस। मोनेशियस मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर ऑन द सेम प्लांट। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट। टू फास्ट। सारे इसके इस बच्चे के लिए, क्या नाम था इसका, अक्षय। सारे अक्षय के लिए हंसेंगे, जोर से हंसेंगे, अक्षय के ऊपर हंसेंगे। इसको ये टू फास्ट लग रहा है, जबकि इसने ये नहीं देखा लेक्चर नंबर चल रहा है 10, जबकि मैं करवा रहा हूँ लेक्चर 9 की रिवीजन। इसीलिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, है ना। तो मोनोशियस प्लांट मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेम ही प्लांट पे प्रेजेंट है। डाइशियस मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स, सॉरी, उसको बोलेंगे डाइशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट, डाइशियस प्लांट। फिर हमने देखा था इनमें से कौन सा वो है ऑटोगेमी को प्रमोट करेगा, कौन सा गैटोनोगेमी को प्रमोट करेगा। तो ये वाला था जो सिर्फ जीनोगेमी को प्रमोट करता था, बाकी इस दोनों को ये डिमोट करता है, इनहिबिट करता है। और ये बाकी दोनों को प्रमोट करता था, गैटोनोगेमी एंड गैटोनोगेमी एंड क्या है दूसरा, हाँ, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी भी हो सकती है, गैटोनोगेमी भी हो सकती है। इसमें ना ऑटोगेमी होगी ना गैटोनोगेमी होगी। ठीक है। ये है आपके पास। तो इतना आपको पिछले लेक्चर में करवाया गया है, तो इसको आप एक बार अगर नोट करना चाहे कोई विद्यार्थी तो वो कर सकता है, अन्यथा हाँ एक एग्जांपल्स भी बताए थे मैंने। मोनेशियस में एग्जांपल बताए थे कुकुम्बर वगैरह। इसमें पाइनएप्पल, कुकुरबिटेसी याद है क्या किसी को? कुकुम्बर और मतलब जो भी लौकी, लौकी किसको बोलते हैं, लौकी को उसमें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो वो। ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहे कर सकते हैं, तब तक मैं एक बार इसकी फोटो क्लिक कर देता हूँ। क्लियर है तो जल्दी से नोट कर लो। और अगर किसी ने नोट नहीं करना तो वो भी छोड़ भी सकता है, बिकॉज ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही हुआ है, तो आपने नोट किया ही होगा, है ना। देखो मैं बोल इतने कॉन्फिडेंस से रहा हूँ, और ये बोलने का फायदा तभी है जब कोई सुन रहा है। तो इसको ध्यान से सुनिए, सब कुछ आप अपना कवर करते जाइएगा साथ साथ में, है ना।
नो इंट्रो, एक लिखना इंट्रो नहीं दिया आज, नहीं तुम्हें नोटिस करते हो क्या तुम? चलिए, तो मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर नीट मैथ्स के लिए जेई वो हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हमें स्टार्ट करना है मेनली लेक्चर नंबर 10। शेल वी स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम जय श्री राम। हाँ जी, तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि पॉलन ग्रेन पहुंच गया, ठीक है। ये माना दो प्लांट्स हैं, ठीक है। दो फ्लावर है ये, और ये पॉलन ग्रेन है ना। अब ये अलग स्पीशीज है, ये रेड स्पीशीज है, ये ब्लैक स्पीशीज है। रेड स्पीशीज मतलब मान लो, हाँ, ये रोलिट्रो स्पीशीज है, ये डॉम्स स्पीशीज है, ऐसा आप इसको मान सकते हैं। ऐसा आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये रोलिट्रो, ये डॉम्स। अब अगर मैं करूं, ये जो है इसका पॉलन ग्रेन मैंने इसके ऊपर डाल दिया, तो क्या ये ढक्कन लग रहा है? क्या नहीं लग रहा, देखो इतना रह रहा है, मतलब कि ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। परंतु अगर मैं इसको इसी के ऊपर डालूं तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, और इसको इसके ऊपर डालूं तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कि जो पॉलन ग्रेन है वो कोई प्लांट एक्सेप्ट कर भी सकता है, कोई प्लांट एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता। तो प्लांट के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वो इस चीज का पता कर सके कि ये पॉलन ग्रेन उसी स्पीशीज का है कि नहीं। अगर उसकी स्पीशीज का नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसी को हम क्या बोलते थे? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब आपको पता है जो पॉलन ग्रेन है वो कहां पे जा रहा है? पिस्टल पे, कार्पिल पे, और उसके भी स्पेशली कहां पे? स्टिग्मा पे। पॉलन ग्रेन has to reach the stigma of the flower। और इसको हमने ये कैसे किया था? दिस इज अचीव्ड बाय पॉलिनेशन, जो कि हमने कवर कर लिया है। थोड़ा दूर होके पढ़ाते हैं, नहीं तो कई बच्चे लिखेंगे बोर्ड में घुस जाते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय पॉलिनेशन, जो कि हमने पहले से देख लिया है ना। अब ये तो हो गया, पहुंच गया, पर क्या जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा? अब जर्मिनेशन का मतलब क्या है? जर्मिनेशन का मतलब क्या है? पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। कि क्या उसने पॉलन ट्यूब को फॉर्म करना शुरू कर दिया? अगर कर दिया तो मतलब वो जर्मिनेट कर दिया, नहीं किया तो मतलब जर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचना है, जिसको कैसे कर रहा है? पॉलिनेशन से। अब उसे पता कर रहा है कि जो पॉलन ग्रेन पहुंचा, क्या वो उसी का पॉलन ग्रेन है? नाउ स्टिग्मा हैव टू आइडेंटिफाई दैट द pollen grain pollinated on it is of the right type। अच्छा, राइट टाइप क्या होता है? राइट टाइप मतलब जैसे आप नहीं कहते यू आर माई टाइप, कहते हो ना, वैसे ही राइट टाइप होता है सेम स्पीशीज का होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन पहुंच गया पॉलिनेशन से, स्टिग्मा को आइडेंटिफाई करना है कि वो उसी का पॉलन ग्रेन है कि नहीं। फॉर दिस दे यूज केमिकल्स। इस प्रोसेस के लिए वो केमिकल्स यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, ये क्या है? स्टिग्मा है, इसके ऊपर क्या आ गया? पॉलन ग्रेन आ गया। अब कुछ केमिकल्स पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, कुछ केमिकल्स स्टिग्मा रिलीज करेंगे, है ना। स्टिग्मा, तो स्टिग्मा के पास भी कुछ केमिकल्स हैं, और पॉलन ग्रेन के पास भी कुछ केमिकल्स होंगे, जो कि आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, एंड इस इंटरैक्शन से दे कैन आइडेंटिफाई द अबव रिटन थिंग।
कि क्या वो उसी की टाइप का है, उसी की स्पीशीज का है कि नहीं। अगर मान लो इन केमिकल के रिजल्ट से ये आया कि वो उसकी स्पीशीज का नहीं है, तो वो आगे पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा। और अगर पोलन ट्यूब नहीं बनेगी तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पोलन ट्यूब बनती है उसके अंदर से मेल गमीट जाता है ना। तो मेल गमीट जाएगा ही, जा ही नहीं पाएगा, और जा ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक लिखा वेरी स्लो। अरे वेरी स्लो मतलब मैंने कहा ऐसे ही पढ़ा लेते हैं थोड़ा, है ना। हाँ, तो इसको आप नोट कर सकते हैं करना चाहें तो। इसी को हम बोल देते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। लिख भी लो। ऑल दिस इज नोन एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। केमिकल्स यूज हो रहे हैं तो इस इज केमिकल मीडिएटेड प्रोसेस। इट इज केमिकल मीडिएटेड प्रोसेस। नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नीचे दिख नहीं रहा तो फिर इसको थोड़ा ऊपर करके लिख दें, या इसको बोर्ड को थोड़ा नीचे, कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, है ना। स्टे स्टिल। हाँ, इज इट नाउ विजिबल? अच्छा, वो नीचे वाला नहीं दिख रहा ना। ऑल दिस इज नोन एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ये मैं दोबारा एक मिनट थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। ऑल दिस इज नोन एज pollen pistil interaction. This is a chemical mediated process. अब दिख रहा है क्या? हाँ, अब दिख रहा है। एक मिनट, अब आपको और ज़्यादा दिखेगा, है ना। अब आप इसको नोट कर लो। नाउ नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। फिर हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब। अगर रॉन्ग टाइप हुआ तो नहीं बनाएगा, राइट टाइप हुआ तो पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर हम पोलन ट्यूब को पढ़ेंगे। ओके ओके, नोटेड? हैव यू नोटेड इट डाउन? बोलिए जी। हाँ जी, तो मेरी भी यही आशा है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। आशा, क्या भारी वर्ड बोला है मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये क्यों करता है कोई प्लांट? देखने के लिए कि जो पोलन ग्रेन आया है वो राइट टाइप है कि रॉन्ग टाइप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ फिर से वापस। ठीक है, एक मिनट। यस, यहाँ तक दिख रहा है? नहीं, यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक दिख रहा है ना। तो बहुत कम जगह दिख रही है आपको इस बोर्ड की, नियरली आधे का थोड़ा सा कम, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है आपको। चलिए, यहाँ तक हम लिखेंगे फिर बाकी। हाँ, अब हमें बढ़ना है आगे। ठीक है, अब पोलन ग्रेन आ गया, हमने देख लिया कि वो राइट टाइप है कि रॉन्ग टाइप। रॉन्ग टाइप, नो जर्मिनेशन, and if it is right type, pollen tube starts to form, starts to grow. अब what is pollen tube? हमने पढ़ा है एक pollen grain का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। देखो, इंटाइन अंदर वाली लेयर, बाहर वाली लेयर जो कि ऐसे बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस थी, है ना। ये बाहर वाली देखो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और अंदर एक ऐसा सेल, जेनरेटिव सेल, और ये पूरा वेजिटेटिव सेल है। इसका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप्ड। ये हमने पढ़ा है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा जब ये लैंड करेगा, व्हेन पोलन ग्रेन लैंड्स द स्टिग्मा। कौन सा पोलन ग्रेन? राइट टाइप वाला लैंड्स द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा के ऊपर ही जाएगा ना। इट एब्जॉर्ब्स द शुगर्स एटसेट्रा प्रेजेंट ऑन इट। तो स्टिग्मा के ऊपर कुछ शुगर वगैरह प्रेजेंट होगी, उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसको एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा ऐसे।
full stop, starts to elongate, hence this elongation, अभी किसकी elongation है? वेजिटेटिव सेल की, ऑफ वेजिटेटिव सेल ऑफ pollen grain is known as pollen tube. This elongation लिखते जाइए takes place, अभी कहां से निकल रही है? जर्म पोर से, ये आपको पहले भी बताया गया है, takes place through जर्म पोर. जर्म पोर क्या है? एक्साइन इज एब्सेंट, वो वाला पार्ट जहां पे एक्साइन एब्सेंट है, मैंने प्रेजेंट लिख दिया, एब्सेंट. ठीक है, अब ये देखो, ये क्या थी? एक्साइन. ये क्या है? इंटाइन. ये क्या है? जेनरेटिव सेल. और ये क्या है? वेजिटेटिव सेल. ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल. और ये क्या है? इलोंगेटेड वीसी. अब क्या ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये सही है कि गलत? टेल मी. हाँ, इट इज फॉर कितने परसेंट के लिए ऐसे ही जाएगा पॉलन ग्रेन? 60% के लिए. पर कईयों में क्या होगा? ये जो है ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या बना देते हैं? 2 गैमेट्स बना देते हैं. तो जब ये बन जाएंगे ना तो ये कहां से कहां? ये ऐसे जाएंगे. देखो ये इस तरह से. ये क्या गया? मेल गमीट्स. तो जेनरेटिव सेल की जगह जाते हैं. ठीक है, तो ये मैं मिटा नहीं रहा जेनरेटिव सेल, बट जेनरेटिव सेल जब हटेगा तो ही मेल गमीट बन जाते हैं. ठीक है, मैं मिटा नहीं रहा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या आपको बताया है. ठीक है जी. तो मैंने राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, जो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा के ऊपर. जैसे ये स्टिग्मा में मैं बना देता हूँ, ये स्टिग्मा है. मैंने बहुत बड़ा व्यू उसका बना दिया है ना ऐसा. ये स्टिग्मा है, तो यहाँ से ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट करने शुरू हो जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ. ठीक है, जानी शुरू हो जाएगी. पोलन ट्यूब, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोलन ट्यूब. ठीक है, इसको आप नोट करिए. ठीक है, मैंने क्या कहा? राइट टाइप आया, उसने कुछ शुगर्स वगैरह एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने से उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ना शुरू हो गया. बढ़ने के कारण वो बाहर एक इलोंगेशन बन गई सेल की, और वो सेल की इलोंगेशन बढ़ती जा रही है, और कहां जा रही है? इनसाइड. अब इसके बाद की कहानी देखेंगे, पहले इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद की कहानी भी पढ़ाते हैं, है ना. इसको जल्दी नोट करो, या ऐसा करो कि जब मैं आपको वो करूंगा ना, क्या करूंगा, नोट्स दूंगा तब पढ़ लेना. ठीक है, चलिए. नोटेड? इफ नॉट नोटेड देन नोट इट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा? ऐसा, अरे इसको थोड़ा मोटा बना देता हूं, है ना. ये यहां पे क्या आया? ऐसे. अब इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या क्या जा रहा है? मेल गमीट 2 और एक न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का. ठीक है, वो भी इसके साथ ही आ जाता है. तो ये क्या है? मेल गमीट्स, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल. सही बात है. और यहां पे हमने क्या क्या पढ़ा है? ऐसे. ये हमने यहाँ पे देखा हुआ है. ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, है ना, ऐसे. इसको थोड़ा ऐसे में रखता हूं. ये आपका क्या है? एम्ब्रियो सैक.
ठीक है, अब यहां से ये आया, ग्रो करेगा और ऐसे चला जाएगा यहां पे। ठीक है, ये है आपके पास पॉलन ट्यूब। अभी जब अंदर जा रही है तो इसको कुछ चाहिए जो इसको धकेले, कंडक्ट करे, है ना। तो यहां पे प्रेजेंट होता है कंडक्टिव टिश्यू। कहां पे? स्टाइल में। ये क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू। और जो ये पार्ट है पूरा स्टाइल विद कंडक्टिंग टिश्यू, इसको क्या बोल देते हैं? सॉलिड स्टाइल। ये स्टाइल में एक टिश्यू भी है जो कि इसको सॉलिड बना रहा है। तो ये है क्या? कंडक्टिव टिश्यू। ये कंडक्टिव टिश्यू ऐसे इसको रास्ता दिखा देगा और इसको आगे तक बनाता जाएगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे सिनर्जिड में ऐसे ऐसे फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था क्या है? सिनर्जिड्स, एक्सेल, अरे ये मैंने गलत बनाया है, किसी ने बताया भी नहीं। पोलर न्यूक्ली, एंटीपोडल्स। ठीक है, अभी यहां से आया और ये क्या है? फिलीफॉर्म apparatus. Now as it reaches the micropylar end, है ना, तो जो मेल गमीट है वो यहां से यहां आएगा। Now as the pollen tube, इसको मिटा देता हूँ ना, तो हमने लिख लिया पहले से। ये सब आपको समझ आ गया ना? सॉलिड स्टाइल, कंडक्टिव टिश्यू जिसके अंदर है उसको हम सॉलिड स्टाइल बोल देंगे। ठीक है, आगे आगे लेके जाएंगे उसको। As the pollen tube reaches the micropylar end, फुल स्टॉप, कॉमा, जब ये माइक्रोपाइलर एंड के तक पहुंचा तो ये जो सिनर्जिड्स है ना, ये डीजेनरेट हो जाएंगे ताकि इसको आगे का रास्ता मिल जाए। सिनर्जिड डीजेनरेट and filiform apparatus guide it. Filiform apparatus guides the male gamete. Male gamete को कौन गाइड करेगा? filiform apparatus. This is done using chemicals. जो pollen grain का मूवमेंट है वो कैसा है? केमिकल के प्रति है ना। केमिकल्स दिख रहा है तो वहां वहां जा रहा है, जहां पे केमिकल वहां पे वो, है ना। सो दिस मूवमेंट इज बेस्ड ऑन केमिकल्स, हेंस कीमोट्रॉपिक, हेंस कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, फॉर्म ऑपरेटर्स क्या करेंगे? गाइड करेंगे मेल गमीट को। सही बात है, इसे क्लियर? अच्छा, एक लिख रहा है अगर डीजेनरेट हो गए तो फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स कैसे? मैंने लिखा सिनर्जिड डीजेनरेट होगा, सिनर्जिड्स नहीं, दोनों नहीं होंगे, एक हो जाएगा डीजेनरेट, है ना, ताकि वो रास्ता दे सके, ताकि वो क्या कर सके? रास्ता दे सके आगे फर्दर, ताकि वो मेल गमीट को रास्ता दे सके। मेल गमीट यहाँ से ट्रांसफर होता होता यहाँ पहुंच जाएंगे दोनों, है ना। तो दो मेल गमीट है, एक जाएगा एग के पास और दूसरा कहाँ जाएगा फिर, वो भी आपको बताएंगे। ये तो सेंट्रल सेल भी लिख लो ना, इसको भी वो कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। नाउ कॉमा, वन ऑफ द मेल गमीट फ्यूजेस द एग सेल। एग सेल को फ्यूज कर देगा, इसको बोल देंगे सिनगैमी। सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन। एंड
द अदर fuses central cell to form zygote and PEN or PEC प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस कह लो या सेल कह लो, ठीक है, टू फॉर्म दिस रेस्पेक्टिवली। मतलब एक मेल गमीट जाएगा, एग को फ्यूज करेगा ताकि बना सके जाइगोट। जो एग को फ्यूज करेगा वो क्या बनाएगा? जाइगोट। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एग प्लस मेल गमीट zygote. This is known as syngamy. And if I talk about central cell plus male gamete, then this is known as primary endoplasmic cell. और इस सेल में N और N दो पहले से थे न्यूक्लियस, है ना, जिनकी प्लॉइडी है एन एन। अब प्लॉइडी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, हर चीज की भी मैंने प्लॉइडी बतानी है। मुझे पता है मैंने किसी चीज की प्लॉइडी नहीं बताई, मुझे याद है मैंने क्या बताना है। तो एन और एन पहले से पड़ा है यहाँ पे, एक एन इसका, एक एन इस न्यूक्लियस का, तीसरा एन लेके आएगा मेल गमीट। तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना कि डिप्लॉइड। तो ये 3n स्ट्रक्चर, ठीक है, जबकि इसको मैं दोबारा भी आपको क्लियर करूंगा, है ना। तो ये आपके पास हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, सही बात है। तो अब मैंने आपको फिर से एक बार बता देता हूं क्या क्या आपको बता दिया। सबसे पहले क्या हुआ? पोलन ग्रेन पहुंच गया। कैसे पहुंचा? पॉलिनेशन की मदद से। फिर उसने पोलन ग्रेन को किसने? पिस्टिल ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये राइट टाइप का है। उसने इंटरेक्शन की पिस्टल के पोलन के साथ, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो कि केमिकल बेस्ड थी, ठीक है। दोनों के केमिकल्स ने क्या कहा? हाँ जी बहुत बढ़िया, ये सेम स्पीशीज के हैं, राइट टाइप के हैं, तो उन्होंने पोलन ग्रेन बना ली, सॉरी पोलन ट्यूब बना ली। पोलन ट्यूब क्या है? इलोंगेटेड पार्ट है वेजिटेटिव सेल का, वेजिटेटिव सेल का इलोंगेटेड पार्ट। क्यों इलोंगेट हुआ? ये जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के ऊपर आया, स्टिग्मा से इसने कुछ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कुछ शुगर वगैरह कुछ खाई, है ना, अंदर करी, मतलब खाई नहीं, नॉट खाई, इसने एब्जॉर्ब करा उसको, है ना, और इसके अंदर कुछ प्रेशर जनरेट हो गया जिसके कारण वेजिटेटिव सेल की एक इलोंगेशन बन गई, जिसको हमने कह दिया पोलन ट्यूब। इसमें से मेल गमीट्स और न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है वो जा रहा है। मेल गमीट अभी कैसे जाएंगे? इन कंडक्टिव टिश्यूज की मदद से। कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, और इस कंडक्टिंग टिश्यूज के साथ जो प्रेजेंट है स्टाइल, जो वो स्टाइल जिसके अंदर ये कंडक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है उनको बोलेंगे सॉलिड स्टाइल। ये जाएगा। अब इनमें फिलीफॉर्म अपरेटस का काम कि वो मेल गमीट को गाइड करेंगे। एक सिनर्जिड हो जाएगा ढेर, डीजेनरेट। फिलीफॉर्म अपरेटस जो है वो गाइड करेगा इन मेल गमीट्स को, ताकि वो एक एग सेल को वो कर सके, फ्यूज कर सके, और एग सेल को जो फ्यूज करेगा उसको बोलेंगे जाइगोट। इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी या फ्यूजन, ठीक है। और दूसरा जो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा उसको बोलेंगे हम, वो वाले मेल गमीट जो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा तो प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक सेल बनाएगा। 3n स्ट्रक्चर होगा, है ना। ये जो सेल है ये ट्रिप्लॉइड है, और इसके 3 न्यूक्लियस होंगे, और उन 3 न्यूक्लियस को एक साथ क्या बोल देते हैं? प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। ये भी ट्रिप्लॉइड है ऑफ कोर्स, बिकॉज 3 न्यूक्लियस सेट है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे आपको बताया है ना। तो इसको आप नोट करिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर सके हैं, जल्द से जल्द इसको आप नोट करो भाई, जल्दी नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो आधा घंटा ही हुआ है, हमें आगे आज का कार्यक्रम और भी करना है, ठीक है। हमें देखना है कि इसी को अगर हमें लैबोरेटरी में करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक सेल के बारे में भी बताना है। ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, यहीं पे कहीं लिख लो अगर लिखना है तो। यहाँ पे है, कोई जगह तो है नहीं, यहाँ पे लिखवा देते हैं। प्रोवाइड्स
न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो बन जाएगा, है ना, पहले एम्ब्रियो बनेगा फिर ये बनेगा ना, तो एम्ब्रियो बनेगा, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, वो न्यूट्रिशन कौन देगा, यही देगा। ठीक है, आई होप सो ये ठीक है, निकल गई नहीं, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अब इसको आप नोट कर सकते हो जल्दी से जल्दी, ताकि हम आगे की कहानी को कवर करें। कर लो यार जल्दी थोड़ा। नोटेड, हैव यू नोटेड इट डाउन? चलिए, होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन नाउ। अब ये हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हम इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे और आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखेंगे। अब हमारे पास, जब मैंने आपको शुरू करवाया था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था इसमें हमें कई सारी चीजें पढ़नी है चैप्टर में। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। इसमें से सबसे बड़ा था प्री फर्टिलाइजेशन, जो हमने बहुत पहले से कवर कर लिया हुआ है। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन अभी भी मतलब पिछले लेक्चर में ही कवर किया है, मतलब जब हमने वो कवर कर लिया ना, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन अभी अभी जो छुप गया है ना, उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, तो वही सबसे बड़ा था। ठीक है, बाकी तो ऐसे ऐसे एक आधे लेक्चर के। ये हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके प्रोडक्ट्स क्या क्या थे। डबल फर्टिलाइजेशन के हमने कई सारे प्रोडक्ट्स देखे। कई सारे प्रोडक्ट्स क्या देखे कि सबसे पहले जो हमारे पास था एग सेल और मेल गमीट, वो फ्यूज करके क्या बना दिए उन्होंने क्या बना दिया फ्यूज करके, जायगोट, जो कि फर्दर एम्ब्रियो बनाएगा, वो हम देखेंगे बाद में अगले लेक्चर्स में। ठीक है, और हमने देखा एक सिनर्जी डीजनरेट हो गया, तो ये तो पहले ही हो गया, दूसरा बाद में होता है ना। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकेंड सिनर्जिड एंटीपोडल्स, है ना, एंटीपोडल्स, दूसरा सिनर्जिड, ये भी डीजेनरेट कर देते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंटेगुमेंट्स के बारे में, जो मैंने अभी पिछले डायग्राम में तो नहीं बनाए थे, है ना, तो मैं जस्ट आपको समझा रहा था कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो मैंने डायग्राम में बनाए नहीं थे। पर इंटेगुमेंट्स क्या होता था, ऐसा कवरिंग नहीं होती थी, जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट उसको बोलते थे माइक्रोपाइलोरेंट। ठीक है, तो उन इंटेगुमेंट्स के क्या बनता है, सीड कोट, ओवरी क्या बना लेगी, सीड बना लेगी, एंड ओव्यूल, ओ सॉरी, ओवरी क्या बना लेगी, फ्रूट, और ओव्यूल क्या बना लेंगे, सीड। तो अगर मैं बात करूं, ये फ्रूट है मान लीजिए, ठीक है, जो कि आपने पढ़ना है डिटेल में, काफी डिटेल में आप पढ़ेंगे इसको, पर जस्ट बेसिक जितना आपने अभी तक पढ़ा है। ये हमने मान लो एक फ्रूट बना दिया, तो इसमें कैसे होता है, ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे कुछ होता है ना, सही बात है। तो ये सीड है, जो कि पहले थे ओव्यूल्स, ये आपका जो फ्रूट है ये था पहले ओवरी, ये इंटेगुमेंट्स होंगे इन सीड के पास, ये सारा है आपके पास। ठीक है, बेसिक बेसिक मोटा मोटी। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कई चीजें हमने देख ली कि ये चीजें होती हैं इसके बाद। ठीक है, और हमने एक और चीज देखी थी, सेंट्रल सेल ने क्या बना लिया, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर देना। ठीक है, आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी, डीपीपी मिलेगी कल। ठीक है जी, तो होमवर्क लिख लीजिए। अंकल जी जरा होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में ऑल प्रीवियस डीपीपीज, जो भी आपको डीपीपीज मिली हैं, ऑल प्रीवियस लेक्चर्स एंड क्लास नोट्स का रिवीजन, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपने कमेंट्स को जितना सभ्य हो सके उतना सभ्य रखिए, क्योंकि ये वो चैनल नहीं है जहां पे आप क्या क्या लिख देंगे, है ना। अगर कोई फन वाला चैनल होता तो आप कुछ भी लिख देते, फनी गाली निकालते, है ना।
बट यहाँ पे आपकी गाली जो है वो नहीं चलेगी। यूट्यूब भी इस चीज़ को मानता है, तो वो खुद ही कुछ कमेंट्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। जिसमें कुछ गाली लिखी है ना, तो खुद ही कुछ कमेंट्स को रिमूव कर देगा। आजकल आपको पता नहीं टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, अगर आप हिंदी में गाली दोगे ना तो भी यूट्यूब को पता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ ना BGMI की, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, तो BGMI में अगर आपने देखा हो वो जो आवाज़ें आती हैं, है ना, कि हेल्प दिस दिस, उसमें आपने एक सेगमेंट देखा होगा, आवाज़ें होंगी नीचे, स्काउट की आवाज़ कि स्काउट कह रहा है वो बंदा आ गया कवर कर, पायल गेमिंग की आवाज़, ठीक है। तो उनकी आवाज़ में भी है, जबकि उन्होंने बोला नहीं होगा, है ना। कोई बार मान लो बोला भी है अपनी वीडियोस में तो वो उठा लेंगे। तो देखो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, और वो हिंदी में, अरे बंदा आ गया कवर कर, यू कैन इमेजिन द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी। और गालियाँ तो मुझे समझ ही नहीं आती आप निकालते क्यों हैं कमेंट्स में खासकर। आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है। मतलब क्या ही मॉडर्निटी हो रही है आजकल, कहाँ की तरफ हमारा यूथ जा रहा है गालियों के साथ। माना कि अच्छी लगती हैं यार, किसी किसी को बढ़िया लगती होगी, फनी लगती हैं, हाँ, पर यहाँ पे जहाँ पे कोई पढ़ा रहा है कुछ, वहाँ पे इज इट फनी? डू यू थिंक इट इज फनी? इट इज नॉट। अगर मैं इसी की जगह, पढ़ाने की जगह, कोई फनी चैनल खोल लूँ, कोई फन एंटरटेनमेंट चैनल खोल लूँ, उसमें आप गाली जितनी मर्जी दो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। किसी के पेरेंट्स के ऊपर जाना, किसी को गाली देना, इट इज नॉट फनी। स्पेशली जब आपके चैनल का जेनरे या जेनर जो भी आप कहें, वो क्या है, पढ़ाने वाला, एजुकेशन, उसमें आप गाली वगैरह यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। तो मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, आपको जो करना है आप वो करिए। ऐसा नहीं है कि जब गाली निकालते हैं तो कोई होता नहीं, मतलब मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद है, मेरे को कुछ भी नहीं होता। हाँ, थोड़ी देर होता है कि अरे यार ऐसा क्या कर दिया मैंने जो उसने गाली निकाल दी, है ना, बिकॉज मेरा मेंटल स्टेटस नहीं है मैं किसी से गाली सुनूं। बट जो बाकी हैं, जो सुनते हैं ध्यान से, वही आपको टैकल कर लेते हैं। जैसे मैंने देखा था, किसी ने लिखा था कुछ, आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट कमेंट, बट किसी ने कुछ लिखा था, तो उसको साथ में वैसे किसी और ने रिप्लाई कर दिया, अरे ऐसा क्यों, आई डोंट नो क्या लिखा था एग्जैक्टली, मुझे नहीं याद, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है इसलिए मुझे जाना तो पड़ेगा, है ना। बट आप इस चीज़ को प्लीज़ सुधारिए, अपनी जनरेशन को थोड़ा बढ़िया करिए। ऐसा नहीं कि आप इस एजुकेशन की फील्ड में कोई गाली वगैरह ना दे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा, आप कहीं और से आके पढ़ सकते हो, आपकी मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, आप कहीं और से आके पढ़ सकते हो। सही बात है, मैं नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ जैसे कुछ बच्चे लिख रहे हैं। आई एम वेरी चिल अबाउट दिस थिंग, आई एम नॉट नाराज़। आज मैं थोड़ा सीरियस मोड में था रिगार्डिंग द टॉपिक, आई एम नॉट नाराज़, ठीक है। सो कई बच्चों को कुछ फनी लगता है, कईयों को कुछ क्रिंज लगता है ना, दैट्स इज ऑल अप टू यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अगर मैं कोई फनी चैनल बना रहा हूँ, कोई रोस्टिंग चैनल बना रहा हूँ, कोई एंटरटेनमेंट रिएक्शन कुछ ऐसा चैनल बना रहा है, तो आप उसमें गाली दीजिए, एजुकेशन के मामले में गाली मत दीजिए। अगर देनी है, अगर आपको मुझे कुछ कहना है तो थोड़ा सभ्य होकर प्यार से कहिए, मैं आपकी बातें ज़रूर सुनूंगा। मैं सबको हार्ट ही देता हूँ यार, चाहे गाली निकालो चाहे कुछ भी, सबको मैं हार्ट देता हूँ, और वो कॉन्स्टेंट थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट या सजेशन, ठीक है। सो मुझे बस आपको इतना ही कहना था, थोड़ा सा सभ्य रही कमेंट्स में, है ना, बिकॉज गाली सुनना किसी को भी पसंद नहीं होता, और खासकर तब जब आपने किसी से कुछ लिया ना हो और आप फिर भी उसको, मतलब मैंने कौन सा आपसे कुछ लिया यार, आप फिर भी मुझे गाली दे रहे हैं। अगर मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, है ना, या आपके पिताजी के यहाँ काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे गाली दीजिए, है ना। आई एम नॉट योर एम्प्लॉय कि आप मुझे गाली दे रहे हैं। बट हाँ, मैं गाली सुनूंगा, अगर मैं कोई फन चैनल बना रहा हूँ, कुछ ऐसा चैनल है, तो मैं गाली सुनूंगा, आई एम वेरी रेडी टू डू दैट, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सीरियसली इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। आई एम हैविंग नो हेट्रेड फॉर एनीबडी। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।